तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहां की स्थिति मैंने देखी, आप खुद भी चल के देख सकते हैं। वहां पे कचरा फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा। इसको रोकने का अभियान छेड़ा है। मैंने एक शुरुआत करी है और चंपारण ही नहीं, बिहार के हर कोने से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा आगे आएंगे, बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज। आज हमारे सामने एक खास मेहमान है। ये बिहार के पर्यटन बचाओ के संस्थापक अभिनव अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये एक खास तरह का एक मुहिम लेकर चले हैं कि पर्यटन जो धरोहर है उनके बचाव के लिए। अभिनव अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पर्यटन बचाव अभियान जो आपने शुरू किया है, इससे क्या पब्लिक को फायदा हो सकता है या फिर क्या सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ रही है? जो आप इसका जिम्मा लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? सबसे पहले अमजद हुसैन जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और आपने एक साथ मुझसे 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, तो मेरा विचार है कि एक एक करके हम एक प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपने जो मुझसे किया कि इससे बिहार की जनता को क्या फायदा होगा। आप जानते हैं, जब से बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य बने हैं, उसके बाद से बिहार के पास कोई खनिज संपदा नहीं है। बिहार में यहाँ से अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा है। सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले कि पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अपने आसपास पलायन हो रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। तो हमें यह ढूंढना होगा कि हमारे पास ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका प्रयोग करके हम अपने यहाँ समर्थ हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर अपना काम कर सकते हैं। तो चूंकि पत्रकारिता से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, आपको पहले से पता है, तो वैसी स्थिति में जगह जगह घूमने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारे यहाँ जो चूंकि भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार की धरती इतनी समृद्ध है कि इसको देखने और जानने के लिए पूरे विश्व में जिज्ञासा बनी हुई है, उत्सुकता बनी हुई है। और इस जिज्ञासा और उत्सुकता अगर विश्व के पटल पर हम सही ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं, तो निस्संदेह बिहार में पर्यटकों का आना, जो अभी तक अगर 10 है तो 100 में बदल सकता है। तो इसीलिए हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब एक मजबूरी यह है, सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। देखिए, सरकार के ऊपर ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता हूं, इसलिए कि सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, मैं स्वयं कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं कि उन जगहों पर आप जाके देखिए जो हमारे धरोहर है, स्थल है, अगर उनकी व्यवस्था ठीक है, आपके हमारे घूमने लायक है, लोगों के आने जाने लायक है, तो इसका अर्थ है कि सरकार ध्यान दे रही है। और अगर उसकी व्यवस्था में कहीं कुछ कमी है, धूमिल हो गई है या उसकी व्यवस्था इस लायक नहीं है कि लोग वहां पहुंच सके, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब तो ये निर्णय लेने का काम, आप जैसे अभी हम जहां बैठे हुए, यहां से काफी नजदीक है नंदनगढ़, वहां जाके देखिए, वहां की स्थिति मैंने देखी, आप खुद भी चल के देख सकते हैं। वहां पे कचरा फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा। इसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले पब्लिक को जागरूक करना बिल्कुल बेहतर होगा। पब्लिक के फायदे की चीज है तो पब्लिक को ही जागना होगा। मैंने एक अभियान छेड़ा है, मैंने एक शुरुआत करी है और चंपारण ही नहीं, बिहार के हर कोने से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा आगे आएंगे, बढ़ेंगे और अपने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए वो खुद एक वीडियो बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, अलग अलग ढंग से अपनी प्रस्तुति देंगे और निस्संदेह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले पब्लिक का जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ये करने की आवश्यकता है, जो भी है जहां भी है जिस तरीके से हो सके, सोशल मीडिया के जरिए हो सके या फिर उसे ऐसे जागरूकता अभियान के तहत हो सके, आप धरोहर को। इसी क्रम में मैं आपको एक जानकारी दूं। अभी सुगौली संधि, आपको पता है कि भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से सुगौली संधि का क्या महत्व है? अति महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक वहां के भी जो ऐतिहासिक स्थल है उनके संरक्षण के लिए जागरूकता नहीं आ पाई है समाज में। उसको लेके आगामी 2 दिसंबर 2019 को हमने वहां पर एक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, ताकि सभी लोग, चंपारण से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए सभी लोग वहां पहुंचे। उसकी जो परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में अभी वहां की चीजें हैं, उनसे रूबरू हो सके, उनकी ऐतिहासिकता को, प्रामाणिकता को समझे, जाने, और समझने और जानने के बाद उसके विकास के लिए हम काम करें। तो इसी को रेखांकित करने के लिए, दृष्टिमान करने के लिए हमने 2 दिसंबर 2019 के लिए सुगौली संधि महोत्सव का आयोजन किया है। और इसमें मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप वहां आए और देखें कि जिस सुगौली को अभी तक आपने कागजों पर लिखा हुआ पाया है, वास्तविक स्थिति में सुगौली की क्या महिमा है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के आयोजन हर जगह होने चाहिए। यह हमारे समाज के लिए बेहतर है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे सिटी 24 न्यूज को दिया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका रहना तो उसे शेर की शरण में ही पड़ता है। मैं भी वो कमीना हूँ जो अपनी चालाकी से शेर के जबड़े से भी शिकार छीन लेता हूँ। कच्ची सुपारी, ये हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया पहचानती नहीं। राजू, कौन है राजू? रजिस्टर्ड कमीना। तू नेखा जानत के ओकर मौत के इंतजार। हम सर्वर राक्षस कि न जाने कितनी बार हम हमें किसी भी हालात में उन काफिरों की जेल से हमारे जलाल भाईजान को आजाद कराना है। सुना के मौत भी अपना गला लगाने से इनकार करता। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और अभी आप लोग देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज, हर पल नई खबर। अभी हम मौजूद हैं मिस्कार टोला गांव जो है चनपटिया के पास में है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, जाने माने विलेन अमित शुक्ला जी। आइए हम लोग चलते हैं और उनसे बात करते हैं उनके फिल्मी कैरियर के बारे में और उनकी नई आने वाली कौन कौन फिल्में हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और सबसे पहला हम आपसे सवाल करेंगे कि आपका जो शुरुआती जो दौर था, जो स्ट्रगल का दौर था, वो कैसा रहा? स्ट्रगल का दौर, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे और मतलब सन 2001 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय स्ट्रगल ज़्यादा टफ था। अब तब थोड़ा आसान हो गया है सब न्यू कमर्स के लिए, जो नए नए लड़कियाँ आ रहे हैं काम करने, क्योंकि उस समय आपको एड्रेस ऑफिस के ढूंढना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, फिर वहाँ जाना, फिर वो स्ट्रगल करना, और उस समय इतने ऑडिशंस तब नहीं होते थे। अब तो ऑडिशन हो गया है, आराम से कोई भी जाए ऑडिशन दे और सिलेक्ट होता है। चैनल में तो सीरियल करना शुरू हो गया है, या आसान हो गया है मिलना जुलना डायरेक्टर से। उसमें थोड़ा टफ था, बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ईश्वर साथ देते रहे और फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और काम शुरू होता गया। तो मेरी पहली सीरियल थी ZTV पे अस्तित्व एक प्रेम कहानी, बस वहाँ से शुरुआत हुई। यानी कि हिंदी से आपकी शुरुआत हुई? जी। तो कंटिन्यू तब बॉलीवुड में ही काम कर रहा था, कई सारे सीरियल्स किए, एज ए लीड भी किया सीरियल। तो फिर उसके बाद साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल वालों ने बुलाया, तो फिर वहाँ एक बार घुसा तो लगातार फिर इंस्पेक्टर का रोल क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में करता रहा 8-9 साल।
उसी बीच में कई फिल्में भी की। सलमान खान के साथ सुपरहिट किक मेरी थी, सीबीआई ऑफिसर बना था, शेखर, रावण थी, शूट एट वडाला, स्पेशल 26, बहुत सारी फिल्में। और फिर उसी बीच जो भोजपुरी के बहुत पुराने प्रोड्यूसर हैं, कई, दिनेश जी की मतलब मेरे ख्याल से पहली फिल्म उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, खेसारी जी की पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की, आलोक कुमार। तो उनका कॉल आया भोजपुरी में मेन विलन के लिए। तब मैं कंटिन्यू बॉलीवुड में ही काम कर रहा था, टीवी सीरियल में। तो भोजपुरी में एक नया विलन चाहिए था उनको, जो भी। तो उन्होंने कॉल किया और फिर भोजपुरी में घुसा, तो फिर अपनों का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो फिर भोजपुरी में कंटिन्यू करने लगा। तो भोजपुरी में जब आए तो उसके बाद में कौन सी पिक्चर जो आपकी सबसे मशहूर है? सबसे पहली फिल्म भोजपुरी में वही आलोक जी लेके आए थे। दिनेश जी उसमें हीरो थे, दिनेश लाल यादव, और मैं मेन विलन था, सौगंध। और सौगंध के बाद तो फिर लाइन लग गई, फिर तो कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूँ। राजू कौन है? राजू रजिस्टर्ड कमीना। उसके बाद क्रैक फाइटर हिट हुई, मैंने उनको सजन चुन लिया, सुपर हिट थी। कई फिल्में, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2, दुल्हन हम ले जाएंगे, प्रेमी ऑटो वाला, भाग खेसारी भाग, खेसारी के फादर का रोल था। और टीवी पे देखा होगा सबने वो फिल्म, और थिएटर में भी काफ़ी खूबसूरत फिल्म थी। उसके बाद अभी मेहंदी लगा कर रखना 3, आशीर्वाद छठी मैया के 2, रवि जी के साथ थी मेन विलन, चैंपियन, और भी कई फिल्में जो रिलीज हो चुकी हैं। और नए कमर्शियल जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? नए कमर्शियल बच्चे, बस वही, अब तो बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो गया है। बस वही है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर डेडिकेशन है, सहनशीलता है, मेहनत करना जानते हैं, तो रास्ता आसान है, अब पहले से ज़्यादा आसान है। लेकिन वो दो मच में होके ना चलक जाए, तो मतलब कि वो नाव पर पैर रख के जौन रास्ता चुनी वह रास्ता पर सीधा मंजिल की तरफ बढ़ी। तो कोई आपका जो मशहूर पहले को अगर फिल्म का कई फिल्मों में है, कई फिल्मों में। क्रैक फाइटर में एक डायलॉग था कि शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाजें कुछ ज्यादा आने लगती हैं। ऐसा कई फिल्में हैं। बॉर्डर में मेरा एक डायलॉग था दिनेश जी की फिल्म में, हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए, क्योंकि हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया पहचानती नहीं। हार हम जानते नहीं और जीत के बगैर दुनिया हमें पहचानती नहीं। ऐसे कई डायलॉग। ये जो है अभी हम लोग अमित शुक्ला जी से बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी के दौर में जो बच्चे जो लड़कपन करते हैं एक्टिंग करने के लिए या फिर हीरो बनने के लिए, उनको क्या सही कदम उठाना चाहिए जिससे पैसे बर्बाद ना हो? हाँ, जैसे वो पैसे बर्बाद या किसी लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाता कोई कि कई लोगों से मैंने सुना कि अरे अमित सर मुझे भी एक्टिंग करने का बड़ा शौक है। ये शौक सब ना बड़ा इरिटेट करता है मुझे पर्सनली, क्योंकि शौक घूमने का होता है, शौक अच्छा खाना खाने का होता है, शौक मतलब कुछ भी इस तरह के शौक होते हैं, ये सब शौक कहे जाते हैं। कैरियर कभी शौक नहीं होता, कैरियर जुनून होता है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप पढ़ाई शौक से नहीं करते। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये फलाना जमा। उसी तरह ये कैरियर है, ये भी उतना ही टफ है, तो ये भी एक जुनून की तरह लेना चाहिए। जितना मेहनत आप उस मतलब बाकी जॉब के लिए करते हैं, उतना ही मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत इस लाइन में लगता है। तो जब तक मेहनत और जुनून और लक्ष्य साधने की वो काबिलियत नहीं होगी और वो पेशेंस नहीं होगा, तब तक लक्ष्य कैसे मिलेगा? खाने और घूमने का तो वो नहीं है ना कि आप शौक पाल लिए, भाई एक्टर बनना है। मतलब कई लोगों को ये बड़ा आसान लगता है कि अरे शौक है, वही शौक है। तो कुछ जो मतलब नए लोग हैं या फिर नए लड़के हैं, हाँ। वो उनके दिमाग में ये रहता है सवाल कि बम्बई जाएंगे तो हम एक्टर बन जाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं कि बम्बई जाएंगे तो एक्टर बन जाएंगे। बम्बई में और भी लोग काम करते हैं, खाली फिल्म नगरी नहीं है। मुंबई में बहुत सारी दुनिया है। तो ये है कि हाँ, आप
अगर एक्टर बनने जा रहे हैं तो या डायरेक्टर बनने जा रहे हैं तो हर चीज की एक शुरुआत होती है, उसी हिसाब से मेहनत होती है, उसी हिसाब से काम होता है। आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आप थिएटर कीजिए, आप एक्टिंग सीखिए, या आप पैदाइशी थोड़ा आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारिए। और मेरे हिसाब से आपको फिल्म लाइन में कैमरा एंगल, ये लाइटिंग, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेक्निकल चीजें नहीं पता होती हैं नए लोगों को। तो सबसे पहले मैं तो बोलता हूँ कि कई लोग जो लाखों रुपये लगा के एकेडमी करते हैं ये वो, उससे अच्छा आप जाइए और हाथ पैर जोड़ के जो भी आप ट्रेनिंग असिस्टेंट बन जाइए किसी डायरेक्टर के, या कैमरे के पीछे साल भर 6 महीना काम कीजिए। आपके वो एकेडमी में पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे, उल्टे आप 2 पैसे कमाते हुए सीखोगे। एक होता है ना प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है थ्योरी नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। एकेडमी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो देगी नहीं, थ्योरी देगी। फिर आप वापिस जब महानगरी के समुद्र में उतरेंगे फिल्म नगरी के, तो वहां तो आप जीरो हो जाएंगे, आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा शुरू में ही जाके जीरो से शुरू करो। आप जीरो से शुरुआत करो और आप कैमरे के पीछे रह के सीखो, कैमरे के आगे एक्टर कैसे एक्टिंग करता है, वो अपनी लाइटिंग कैसे ले रहा है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हर चीज आपको बारीक से सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे स्टेज की एक्टिंग अलग होती है और एक्टिंग तो एक्टिंग ही है, लेकिन स्टेज की एक्टिंग अलग होती है और कैमरा के सामने एक्टिंग थोड़ी उसके पॉइंट से करनी पड़ती है, टफ हो जाती है। हाँ, टफ नहीं, मतलब उसके पॉइंट से करनी पड़ती है। अब स्टेज पे आप कंटिन्यू प्ले कर रहे हो, कैमरे के सामने आपने 2 लाइन डायलॉग बोला, 10 लाइन बोलना है, कट, अब यहाँ से क्लोज लगेगा। अब वो हिसाब से, अब थिएटर पे आप कुछ भी हिल कितना भी हिल दो, अब क्लोज इतना लगा है तो इतना टाइट लगा है तो आपको स्टेज पे तो हिल जाओगे, कैमरे के सामने कैसे हिलोगे, तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाओगे। बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल, तो ये सब भी सीखना बहुत जरूरी होता है। तो वही मैं तो यही सलाह देता हूँ सबको कि पहले बैक जैसे हम थिएटर भी जाते हैं, दिल्ली के थिएटर्स जो बड़े थिएटर्स ग्रुप है जहाँ से बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, तो वहां भी आप जाते ही कोई रोल तो देगा नहीं, थिएटर में भी यही होता है। जाते ही पहले भी आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा, आपके स्टेज के पीछे काम करना पड़ेगा। उसी तरह आप एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, पहले मेहनत करना सीखो, पहले पेशेंस रखना सीखो। लोगों को लगता है आज गया 1.5 महीने का 2 महीने का खर्चा लेके जाते हैं कि जाते ही हम तो बन जाए। अरे भैया, यानी कि पहले नॉलेज जरूरी है, पहले नॉलेज जरूरी है, मेहनत जरूरी है, ठीक है ना, मेहनत जरूरी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके दौरान हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये मेरा गांव है और इधर घर है और ये बागीचा है सब। तो वैसे ही जब फ्री होता हूँ तो आके टाइम पास करता हूँ। एक बार मैं बोलूंगा कैमरामैन से कि जरा इसको पूरा दिखाएंगे, कितना अच्छा नज़ारा है। और ये पूरा बागीचा है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। और यहीं जो है रास्ते जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है और अमित शुक्ला जी का घर वहाँ दिखाई दे रहा है आपको। बहुत ही सुंदर गांव है और इस समय हम लोग बैठे हैं एक बागीचा में और बातें हो रही हैं अमित शुक्ला जी से। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लड़के, जो नए लड़के हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, वो इनके बातों को समझें और इन बातों को अपने दिलों में उतारते हुए संघर्ष करें, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी। तो इसके बाद हम आपसे सिर्फ एक पूछना चाहेंगे कि चंपारण में आप अभी जो है एक बहुत मशहूर नाम है अमित शुक्ला जी, जिसको मतलब कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है और बहुत साधारण जीवन जीते हैं। ये आप देख सकते हैं, साधारण जीवन है, साधारण पूरे गांव। और इस समय घर पे हम लोग मौजूद हैं। तो जो नए लड़के हैं, जैसे आपने बताया कि स्ट्रगल करना चाहिए उसके बाद में, तो मेरा एक सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि क्या लड़के अपने होम टाउन या फिर अपने गांव में रह के एक्टिंग के माध्यम से, अपने जुनून के माध्यम से कुछ कर सकते हैं कामयाबी दिखाने के लिए? हाँ, जैसे कई लड़के जो गाना गाते हैं, ये वो सब तो यहीं पे मैं जब लॉकडाउन में घर पे कंटिन्यू 2-3 महीने रहा तो मैंने देखा कि 90% जो एल्बम है, अब दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, सब एल्बम से ही निकले, स्टार बने।
तो एल्बम तब यहीं गाते थे वो लोग, बिहार में ही गाते थे। तब मुंबई जाके थोड़ी गाते थे वो लोग, यहीं गाते थे। और बहुत सारे लड़कियां आज यहीं गाते हैं। 90% एल्बम पटना में शूट होता है, बिहार में शूट होता है। तो वो लोग भी वो भी तो फेमस हैं, वो भी तो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, उसी में से कोई हीरो और हीरोइन बन जा रहे हैं। तो वही है, शुरुआत वो भी ऐसे ही करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि एक मुंबई का जो टैग होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा के अंदर जुनून है तो वो पहले अपने गांव से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, उसके हाँ, बाद लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुंबई तो एक लास्ट स्टॉपेज है ही, लेकिन अपने क्षेत्र से वो स्टार्ट कर सकता है। धन्यवाद। और आपका सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और इस समय हम खड़े हैं नरकटियागंज शहर के तिवारी चौक स्थित वेब पे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल कार्यालय में। और आज से जैसे शुभ दिन नवरात्र का पहला दिन है, उसी के साथ आज ये वेब पे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का रीजनल कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं कि वेब पे सॉल्यूशन जो प्राइवेट रीजनल कार्यालय है उसके क्या सर्विसेज हैं और क्या फैसिलिटी है। तो मेरा प्रणाम है। ये जो कंपनी है वेब पे सॉल्यूशन, इसका बैंकिंग पार्टनर आरबीएल बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है। इस ब्रांच से पूरे बिहार में काम किया जाएगा। इस कंपनी जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस प्रदान करेगी और साथ में कंप्लीट कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपनिंग सीएसटी प्रदान करेगी। अभी फिलहाल कंपनी 6 स्टेट में काम कर रही है, 30+ डिस्ट्रीब्यूटर है और लगभग 150 के आसपास इसके रिटेलर है। इस ऑफिस को यहाँ डालने का कारण यह था कि काम करने में सबको सहूलियत हो, इसी वजह से इस कंपनी को ऑफिस को यहाँ पे डाला गया है ताकि हम सबको काम करने में ज्यादा सहूलियत हो। अब आइए हम लोग बात करते हैं वेब पे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बिहार कोऑर्डिनेटर श्री रविकांत उपाध्याय जी से और जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रविकांत उपाध्याय जी कुछ बताएं। वेब पे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो वर्क है, एपीएस का वर्क जो आधार से लेन देन होगा और जो मनी ट्रांसफर भी होगा, पैन कार्ड का भी इसमें वर्क होगा, मोबाइल रिचार्ज भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा। मतलब जो हमारे पास रिटेलर जो जुड़ रहे हैं उनका हैप्पी लोन भी होगा। मतलब उनका कंडीशन जैसे जैसे उनका कंडीशन रहेगा वही उसी कंडीशन में उनका पर्सनल लोन होगा। इसी तरह हमारे कंपनी का आगे तक बहुत सारा ऑप्शन आएगा और बहुत सारा फैसिलिटी हमारी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। मिला जुला कर ये है कि बैंकिंग का पूरा पूरा बैंकिंग का ही हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज आप लोगों ने देखा वेब पे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय जो रीजनल कार्यालय है नरकटियागंज में। तो आप भी अगर नरकटियागंज शहर में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो एक बार जरूर पधारें और बैंकिंग की जो भी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं उसका लाभ उठाएं। ये सड़क जो नंदपुर और खोड़ी का जो है उसका टेंडर हुआ था नगर परिषद से और हुडको इसको बनवा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश आधा सड़क बना और आधा सड़क छूटा रह गया। मैं इसके लिए नगर परिषद से बोला तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग को फंड नहीं है। पता लगाया गया तो इसका फंड वापस हो गया था। तो मैंने विधायक फंड से पैसा इसके लिए एकत्र किया और जो बचा हुआ सड़क है जो बहुत ही ख़राब हालत में है उसको बनवाने के लिए इसको पास करवाया है। 1-2 दिन में इसमें काम लग जाएगा। बारिश हो गई थी इसलिए काम नहीं हुआ था, लेकिन काम लग जाएगा। ये नरकटियागंज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है जो आधा टुकड़ा पर आधा रोड पर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इसको नगर परिषद वाले लोगों को चाहिए था कि इसको बनवाएं, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई अपनी सहमति नहीं दी, तो मुझे मजबूर होकर इसको बनवाना पड़ रहा है और जिससे लोगों को सुविधा हो सके। और इसका एनओसी भी लिया जा चुका है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कोई अड़चन नहीं है। और 350 फीट ये सड़क है और 12 फीट 13 फीट चौड़ी सड़क है जो उस सड़क में मिल जाएगी।
लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। धन्यवाद। आखिर कब चलेगी नरकटियागंज से भिखनाठोरी तक बंद पड़ी रेल सेवा? आखिर कब मिलेगा भिखनाठोरी जंगल से एनओसी? इन इलाकों में अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारी प्रभाव। अनिरुद्ध चौरसिया का सवाल, जवाब दे मौजूदा सरकार। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया पूज्य बापू की कर्म भूमि गांधी आश्रम भितियारवा चंपारण बिहार से सटे भितियारवा आश्रम स्टेशन पर इस समय अपनी बात आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नरकटियागंज जंक्शन से भिखनाठोरी तक सन 1904 में ट्रेन संचालन का प्रारंभ हुआ, जो सन 2015 तक चलता रहा। 2015 में छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने के लिए सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया। तब से यह जो है आज तक बंद पड़ा हुआ है, यानी 5 वर्ष हो गया। और इसका डिस्टेंस जो है 35.33 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें विभागीय द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था, उसमें दर्शाया गया था कि 8 से 10 माह के अंदर इसको पूर्ण कर दिया जाएगा, किंतु आज तक इसका जो है अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है। इधर 18 जनवरी 2020 को दैनिक जागरण मुजफ्फरपुर में प्रकाशित हुआ था कि वन विभाग के द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही भितियारवा से दौड़ेगी ट्रेन। तो इस बात को जानने के बाद जनता में इस बात की खलबलाहट मच गई कि आज 5 साल के बाद यह बात बताई जा रही है कि वन विभाग जो है एनओसी देगी तभी जो है इसकी जो है संचालन किया जाएगा। तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया प्रधानमंत्री जी को लिखकर, और उनसे कहा गया है कि इसकी जो है निदान हमको 2 माह के अंदर किया जाए, अन्यथा हम 2 अप्रैल 2020 से जो है आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो अभी फिलहाल में एक चिट्ठी आई है प्रधानमंत्री कार्यालय से, और उसमें यह दर्शाई गई है गौनाहा से अभी नहीं चलेगी, भितियारवा तक ही चलेगी। इस तरह का बातें पत्र आया है। लेकिन हमने जो प्रश्न किया था कि कब तक एनओसी आएगा वन विभाग का और कब से ट्रेन जो है ठोरी तक दौड़ेगी, इस पर जो है विस्तार ढंग से कोई पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अभी समय है, मार्च भर समय है। मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह समस्या अगर नहीं निदान हुआ तो हम लोग 2 अप्रैल से सत्याग्रह आंदोलन गांधी आश्रम भितियारवा के सामने करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार के ऊपर होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और आप इस समय देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज, हर पल नई खबर। लॉकडाउन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ है और उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ले चलते हैं आपको पश्चिमी चंपारण में। फिल्म राजवीर टीम इस समय लॉकडाउन का पालन कर रही है और साथ ही साथ उसके साथ बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फिल्म बनकर तैयार है और रिलीज नहीं हो पा रही है। हम बात करेंगे फिल्म राजवीर के निर्माता आनंद सिंह से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजवीर फिल्म के निर्माता आनंद सिंह जी। हाँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइए कि फिल्म राजवीर के दौरान आपको क्या समस्या हुई और यह फिल्म राजवीर जो है कब रिलीज होगी। सब भोजपुरिया लोग के प्रणाम। हम निर्माता आनंद सिंह। रउआ लोगन आज देख रहल बानी लॉकडाउन पूरा देश में लागल बा। लॉकडाउन के चलते हमनी के राजवीर फिल्म रुकल बा। लॉकडाउन खत्म होते ही राजवीर पूरा सिनेमा घर में चल। राजवीर में तो परेशानी बहुत आयल, लेकिन सब राजवीर टीम बट रहल। वो परेशानी कोनो खास ना भइल, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लागल, क्योंकि कोरोना एक महामारी ऐसा बीमारी बा कि बहुत दिक्कत बा। लेकिन धन्यवाद कहल जाए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के
कि आज वहाँ के लॉकडाउन लगा दिले बनी, ऐसे बहुत राहत बा। यदि अगर ना लगोले रहती तो बहुत दिक्कत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई, जौन आज राज और वीर के टीम जोड़ के रखवा चलत तनी, बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये थे हमारे साथ राजवीर फिल्म के निर्माता आनंद सिंह जी, जिन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म राजवीर के मुख्य अभिनेता अतुल श्रीवास्तव के पास। अतुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे सवाल। अतुल श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ अमजद जी, मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूँ। अतुल श्रीवास्तव जी, आप हमको ये बताइए कि फिल्म राजवीर जो है पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट है, आप उसके मुख्य अभिनेता हैं, साथ में आपके विभोर शुक्ला हैं। तो आप बताइए कि फिल्म राजवीर जो है वो उसकी कहानी क्या है, कहानी किस बेस पर है? सही भाइयों को मेरा नमस्कार। राजवीर बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और दो दोस्तों की कहानी है। एक बेहतरीन फिल्म कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये बिल्कुल सामाजिक फिल्म है और नायाब कह सकते हैं इसको। एक भोजपुरी में हमारे प्रोड्यूसर आनंद सिंह जी ने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की है। अब कामयाब तब होगी जब हमारे जितने ही भोजपुरी भाई लोग, हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मित्र इसको देखकर जब इसकी तारीफ करेंगे। अर्जुन कश्यप इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। हमारे मित्र इसी चंपारण के लाल विभोर शुक्ला जो हमारे साथ हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हाँ चंदन जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया संगीत दिया है। मैं सभी भाइयों से दुआ करूँगा, दिल से दुआ करूँगा कि आप सब इस मूवी को देखें। लॉकडाउन बाद ये मूवी आ रही है। अमजद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे टीम को कि आप इस लॉकडाउन में भी राजवीर के पीछे पड़े हुए हैं और अपनी मोहब्बत और अपनी दुआएं बरकरार रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। यानी कि आपको काम करके बहुत अच्छा लगा, इत्मीनान लगा और जो दूसरे सेट्स लगते हैं उससे ज़्यादा आपने इंजॉय किया सेट को। चलिए, ये तो बात होगी। विभोर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभोर शुक्ला से हम लोग जानेंगे, विभोर शुक्ला भी मेन अभिनेता हैं इस फिल्म के। हालांकि ये फिल्म जो है दो दोस्तों के ऊपर बनाई गई है, तो विभोर शुक्ला मेन अभिनेता हैं इसके। विभोर शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म राजवीर आपकी पहली बड़ी फिल्म है या इससे पहले भी आपने कोई पिक्चर की है? जी हाँ, सबसे पहले सिटी 24 न्यूज़ के सारे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और एज ए मुख्य अभिनेता और 35 ये मेरी पहली फिल्म थी। तो फिल्म राजवीर में आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी ऐसा कोई मतलब? देखिए, राजवीर के शूटिंग पे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी फिजिकली, लेकिन हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऊपर से बारिश, ठंडा का मौसम और उसमें शूट करना। तो ये थे हमारे साथ इसी चंपारण में बनी फिल्म राजवीर के पूरी टीम में अभिनेता अतुल श्रीवास्तव, विभोर शुक्ला, इस फिल्म के निर्माता आनंद सिंह जी। आज हमने इनसे जाना कि फिल्म राजवीर को लेकर के इनके अंदर क्या फीलिंग्स है और क्या फिल्म कब तक रिलीज होगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे काम रुके हैं। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन बहुत जल्द खत्म होगा और लॉकडाउन खत्म होते ही फिल्म राजवीर को रिलीज किया जाएगा और आप लोग बड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म को देख सकते हैं, थिएटर्स में देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि यह फिल्म जो है पूरे पारिवारिक रहन सहन, पारिवारिक कहानी पर आधारित है, दो दोस्तों की कहानी पर आधारित है और यह फिल्म पूर्णतः पारिवारिक है। अपने परिवार के साथ घर में सभी माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी और सभी के साथ इस पिक्चर को देख सकते हैं। बहुत जल्द यह पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। मैं अमजद हुसैन जाते जाते आपको यही कहूँगा, लॉकडाउन का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों को समय समय पर धोते रहें
मास्क का उपयोग करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार में छोटे बड़े सबका ख्याल रखें। मैं अमजद हुसैन आपके साथ विदा लेता हूं और आप देख रहे थे इस समय न्यूज टाइम विद अमजद हुसैन। सिटी 24 न्यूज के 3 संवाददाताओं के सवालों पर कोरोना पर डॉक्टर अफरोज आलम से खास बातचीत। मैं डॉक्टर अफरोज अहमद, नरकटियागंज। सिटी 24 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहला काम ये है कि अपने हाथों को सफाई में रखें, नाक कान और हाथों को बढ़िया सफाई से रखें और अपने किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट से 1 मीटर की दूरी बना के रखें। सबसे बेहतर ये है कि सब सफाई का ख्याल रखें। एक चीज बताइए, इसके बचाव के लक्षण क्या क्या है, कैसे बचाव किया जाए? बचाव का लक्षण ये है कि हम अपने हाथों को बार बार धोएं, साफ सफाई में रहें और जो है नाक को कान को और जो है बार बार वहाँ हाथ को नहीं ले जाएं। यहाँ तक कि जो अगर खांसी किसी पेशेंट को है तो उसे हम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। डॉक्टर अफरोज अहमद साहब, कि हमको कहना यह है कि भारत में जो है आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले एक भी मरीज नहीं था भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ 1 मरीज से स्टार्ट हुआ, फिर 2, फिर 3 और इतना जल्दी जो है कल तक जो है 81। आखिर कहाँ चूक हुई है सरकार से जो इतना मतलब कि मरीज ऑटोमेटिक? सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार इसमें सक्षम है। यहाँ के जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सब अपने देख रेख कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो आए हैं, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, हम लोगों के पास में ये है, तो वहाँ से कहीं कुछ पेशेंट हमारे यहाँ पाया नहीं गया है। हमारे यहाँ ये बीमारी हुई नहीं, ये जो बाहर से लोग आए हैं उनके द्वारा फैली हुई बीमारी है। तो ये तो हर एयरपोर्ट पर और हर बंदरगाह पर मैंने जो बाहर से जो विदेशी आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं या जो भी भारत के लोग विदेश गए हैं वो भी आ रहे हैं, तो हर जगह तो इसका मतलब जांच पड़ताल किया जा रहा है ना कि आपके पास ये बीमारी है कि ना। अगर आपके पास बीमारी है, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया आदमी जहाँ ये संक्रमण है तो उसको तुरंत जो है उसको मैंने उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो ये कैसे बढ़ गया? ये ऑटोमेटिक जैसे डेथ रेट बहुत कम है, यहाँ जो है पेशेंट जो है डेथ रेट बहुत कम है, इस पे पा लिया गया है। डॉक्टर हमारे जो है काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार जो है बहुत सक्षम है इस चीज को। लेकिन कहीं कहीं कुछ न कुछ इस तरह के जो होते बीच बीच में, जैसे नेपाल है, यहाँ जो है बांग्लादेश जो घुसपैठिए हैं, इस तरह के कुछ चीजें हैं जो मिस हो गया। इस हिसाब से अभी जो है अभी जैसे भारत और नेपाल का बेटी रोटी का रिश्ता है, ठीक है, और अभी सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर जो है हर तरफ सील कर दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि आना जाना हमेशा लगा रहता है भारत और नेपाल में। अभी तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट ने तो स्कूल कॉलेज और सारी चीजों को बंद रखा है। बाहर से सैलानी जो आ रहे हैं उनको भी बंद कर दिया। हमारे यहाँ जितने IPL वगैरह खेल होते थे उस पर भी बैन हुई है, अभी नहीं होगा। तो बचाव के ही कारण ये मेन मुद्दा है, बचाव के कारण जो बाहरी लोग यहाँ नहीं आए। जब मौसम जब ठीक ठाक होगा, जो मौसम भारत में अधिकांश आबादी जो है मोबाइल यूज करता है, ठीक है ना। तो मोबाइल लोग फोन आता है तो हाथ से टच करते हैं, ठीक है, फोन लगाते हैं, टच करते हैं, फोन आता है तो कान के पास सटाते हैं, ठीक है। वो लोग जैसे कि कान से सटाकर बात करते हैं। तो ये जो है जैसे कि हम घूम रहे हैं शहरों में, मार्केटों में या भीड़ भाड़ इलाके, उधर हम जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए कहीं से हर तरह से आ रहा है, कान में सट रहा है, नाक में सट रहा है, ठीक है, मोबाइल में भी निकाल रहे हैं तो भी, और कान में मोबाइल सट रहा है, फिर उसको हाथ में टच किए, फिर इसका कैसे हम बचाव करें मोबाइल से? मोबाइल अगर कोई दूसरे का मोबाइल है या अपना ही मोबाइल है, कोई दूसरा अगर हाथ में लिया है तो उसका वॉश करें। स्पिरिट है, सैनिटाइजर है, जितनी चीजें हैं कॉटन से उसको साफ करें, पानी से साफ करें। मोबाइल को जो दूर से उसको कपड़े में रख के सफाई करें या अपना हाथ को सफाई करें। मतलब सफाई ही इसका इलाज है, तो उससे बचाव करना होगा हमको और आपको भी करना होगा। ये जो है ज्यादा किसको मतलब कि कौन मैंने कितना एज है जो ज्यादा प्रभावित करता है ये? हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छा उठाया। ये जो है जिसमें इम्यूनिटी पावर कम होती है, ओल्ड एज प्रोसेस है, ये चीज जिसमें बार बार बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं, उनमें ये ज्यादा तक उनको ये अफेक्ट करता है।
तो जो है ओल्ड एज में ज्यादा और बच्चे जो है हाँ बच्चे और ओल्ड एज में ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे, इसमें खाने पीने में परहेज क्या किया जाए? इसमें परहेज सबसे बड़ा चीज ये मीट मछली और जितनी सारी चीजें जो इसमें है इसको छोड़ देना ही बेहतर है। शुद्ध भोजन लें, जो यहाँ फल मूल ये सब जो चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाए उस चीज को लेना बेहतर होता है। संतुलित भोजन लें। संतुलित मेरा सवाल है, अभी तक में जितने भी मरीज को हमने देखा उसमें बच्चे नहीं है, वो ओल्ड एज की है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? ओल्ड एज में बहुत सारी चीज उसमें जो उसका इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण इस तरह की चीजें उसमें ज्यादा वायरल इफेक्ट ज्यादा होता है उसमें। इसलिए ओल्ड एज पहले भी निमोनिक पैच बहुत सारी डिजीज रहती है और डिजीज होने के कारण इसके इफेक्ट हुआ तो उसमें बढ़ते चला जाता है। अच्छा, भोजन में क्या लेना होगा? शुद्ध भोजन लेना, जैसे शाकाहारी हुआ, जैसे ये फल मूल और ये सब्जियां, हरी हरी सब्जियां लेना, रोटी दूध, ये सब जितनी चीजें हैं जो हम लोग आम भाषा में उसको शाकाहारी बोलते हैं उसको लेना बेहतर होगा। अच्छा, मांसाहारी उसमें क्या दिक्कतें हैं? इसमें बहुत सारी दिक्कतें, खुले में मीट बिकते हैं और जैसे तैसे लोग पका के खाते हैं, पकाने का तरीका सही नहीं है और इस तरह की चीजें जो है बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा, बाजार में एक चीज घूम रहा है, वायरल हो रहा है कि मुर्गा में कोरोना वायरस का लक्षण पाया जा रहा है, क्या ये सही है क्या? देखिए, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, भ्रांतियां तरह तरह के लोगों में फैली हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मीट खाना भी है बाई चांस तो उसको खूब पका के खाएं, लेकिन जब संतुलित भोजन में मीट और मछली नहीं आता है और ये सब चीजें चूंकि उसमें गलीज होता है तो उसके पाचन क्रिया में भी इफेक्ट होता है, तो इस तरह से डॉक्टर का सलाह होता है कि संतुलित भोजन करें। ऐसे में देखा जा आपके कहने के अनुसार कि मांसाहारी भोजन न करें तो ही बेहतर है। डॉक्टर साहब एक बात ये कहना, क्या है जो मरीज की संख्या जो है मतलब 100 से थोड़ा कम है, क्योंकि आप पार कर सकते हैं क्या? देखिए, जो टर्म ऑफ सिचुएशन ये है, ये वायरल है, वायरल पे रोकथाम हो रही है, अपना बचाव कहाँ तक कर पाए, कहाँ तक इस बात को लोगों तक हम पहुँचा पाए और लोग कितना समझ रहे हैं, ये इस पर भी निर्भर है। अगर सारे लोग जागरूक होते हैं और सब चीजों को समझते हैं कि सफाई बहुत बड़ी चीज है, हाइजीनिक मेंटेन होना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, हमारे लिए लगता है हमारे समाज के लिए सबसे बेहतर है, इससे बचाव किया जा सकता है। 2-3 माह हो गया जो अभी तक जो है इसका दावा नहीं आया। देखिए, वायरल का इस तरह से बहुत जगहों पे अभी तक वायरल का बहुत सारी दवाएं होती नहीं है। वायरल चंद सिचुएशन के लिए क्लाइमेट के हिसाब से ये सब होती है और जैसे चीन से ही बीमारी फैली है, तो चीन का जो आप लोगों ने सुना जो जिंदा जो है बहुत सारी चीजों को खा लेते हैं, पकाते भी नहीं है। हमारे यहाँ जो चीजें नहीं सोच सकता इंसान खाने के लिए वो वहाँ खाते हैं लोग, इसका इफेक्ट तो शरीर में कहीं न कहीं इसका जो है कब तक संक्रमण ये जो है वायरस जो है कब तक ये कम होगा? इस पे वर्क चल रहा है, सभी डॉक्टर लगे कुछ लोग है कि गर्मी आने के समय एक मौसम हो जाने के कारण जिसमें पूरी तरह से जहाँ धूप जाती है पूरा तरह से जहाँ थोड़ा सीम वाला जगह होता है वहाँ पे ये चीज होने का पनपने का चांस। बच्चे जो है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल जो विद्यालय में पढ़ते हैं, फिर तो अभी छुट्टी हो गया है, सरकार की तरफ से निर्देश आया है, लेकिन इन लोगों का जो है क्या दीजिएगा कि बच्चे कैसे बचे? बच्चे ये हैं कि कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी होते हैं, कोई चीज उठा के खा लेते हैं, तो इसलिए हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री माननीय जो नीतीश कुमार है उन्होंने जो है लगभग 10-15 दिन के लिए छुट्टी कर दी है। सारी गैर सरकारी चीजें जो है बंद है, ये बचाव का ही कारण है। घर में जो औरतें खाना बना रही है उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? हमारी संदेश है खूब उबाल के और पूरी तरह साफ सफाई से ये चीज जो है बनाएं पकाएं और बढ़िया से सफाई से होके हर चीज को वहाँ खाएं। जो मजदूर हैं या और भी लोग हैं जो बाहर कमा रहे हैं, कमा कर अपना जीवन पालन पोषण कर रहे हैं, तो कैसे जाएं कमाने, कैसे बचे कोरोना संक्रमण से? ये तो बचाव है, इसे बचाव करना है, इसी में काम भी है, सब चीज है, तो बचाव करते हुए काम को करना है। ये तो काम गरीब लोग हैं तो गरीब के लिए तो वर्क करना ही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कई दावे कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में कोरोना से बचने के लिए किए। मेरे देखने में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? ना व्यवस्था तो है,
उसमें काम, उस पे काम चल रहा है, बाहरी लोग, बाहरी टीमें आ रही हैं, इस सब सर्वेक्षण होगा, कहाँ बीमारी पाई जाएगी। कोरोना वायरस का अगर मान लीजिए सपोज की जगह पेशेंट आ जाते हैं नरकटिया अगर मंडल अस्पताल है, बॉर्डर क्षेत्र में भी आते हैं, अगर पेशेंट आ जाए तो अस्पताल क्या करेगी? ये अस्पताल जो सुविधाएं यहाँ है यहाँ पे कोई स्पेशल वार्ड भी नहीं बनाए गए हैं। आप देख रहे होंगे, हम जाके विजिट भी किए हैं, तो वहाँ पे उस तरह की कोई सुविधाएं भी नहीं थी। सुविधा तो है, गवर्नमेंट तो इस पे काम चल रहा है, लेकिन इस पे किसको गलती मानेंगे? अगर सुविधा नहीं होती, अगर मान लीजिए कि उस तरह का अगर पेशेंट आ जाते हैं तो क्या हमारे बेतिया में जो हॉस्पिटल है, बाहर में स्पेशलिस्ट लोग हैं, वहाँ तो कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो है कोरोना से बचाव के लिए आप लोगों को ये संदेश दिए, लोगों को जागरूक भी किए, ठीक है, और ये क्या क्या बचाव है, कैसे भोजन करना है, बच्चों को किस तरह रहना है, सेफ्टी कैसे करना, महिलाएं कैसे खाना बनाएंगी, पुरुष कैसे बाहर जाएंगे कमाने, कमा कर आएंगे, ये सब जो आप बचाव के जो बताए हैं तरीका, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मतलब मैसेज दे? मैसेज मैं आपको एक मैसेज पास आउट करता हूँ। एक मैसेज बहुत बढ़िया है कि अगर हम किसी पे उम्मीद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से इश्क करते हैं, तो इश्क को उस समय तक मत खोइए जिस समय आपका विश्वास न खोए। जिस समय विश्वास और उम्मीद खोया वो रिश्ता टूट जाता है। तो इस फिल्म में ही बताया गया है, एक दोस्ती के माध्यम से, एक रिश्ते के माध्यम से, कि मोहब्बत कीजिए तो पूरे दिल से कीजिए, वरना मत कीजिए। भाई को नमस्कार। हाँ, प्रभात सर आप बताएंगे। सभी भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। हम प्रभात रंजन, आज बड़ा खुशी बा हमने के सारा भाई लोग मिल के राजवीर के मुहूर्त में बानी के, और बड़ा अच्छा लागल। पूरा चंपारण के सभी कलाकार लोग बाई जा, और हमने के मिल के चंपारण से एगो नया भोजपुरी के, साफ सुथरा भोजपुरी के पारिवारिक फिल्म के एगो आगाज होता है जैसे। और हमने साहब की रउआ सभी के प्यार दुलार और आशीर्वाद मिले, और राजवीर के जल्द से जल्द पूरा कल जाओ, और रउआ लोग के सामने सिनेमा में, थिएटर में हमने के लाऊंगा। धन्यवाद। आप सब मोहब्बत, दुआ, प्रेम सब बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। सेवा किया है। बेसिकली वो एक सिंगर है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उनके मिलियन में फॉलोअर्स भी हैं। तो एक प्लान बना, तो आपके सामने क्यों दिल में समा जाला, हम लोग मुहूर्त लेके आए हैं। बहुत जल्द लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इसका शूटिंग स्टार्ट होगा। इस फिल्म में मैं कहानीकार हूँ, गीतकार हूँ, और इस फिल्म में संगीतकार हैं हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन रजनीश मिश्रा जी और हमारे मित्र चंदन जी। और ये इस फिल्म में पिता पुत्र की कहानी है, एक परिवार की कहानी है। और इस फिल्म में पिता की भूमिका में है मोस्ट टैलेंटेड एक्टर श्री अमित शुक्ला जी। अमित शुक्ला जी और मैं क्लासमेट रह चुके हैं। लगभग 25 वर्षों के बाद मुलाकात हुई है, इस माहौल में मुलाकात हुई है, हम दोनों की यादें ताज़ा हो गई। खुशी इस बात की है कि इस चंपारण से जितने भी कलाकार हैं, सबका योगदान हमें मिल रहा है, सबका सहयोग हमें मिल रहा है। हमारे मित्र राम जी, हमारे छोटे भाई प्रभात रंजन, दीपू यादव, हमारे भाई आनंद सिंह, प्रकाश गुप्ता, मधु गुप्ता, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग पूरी जी जान से लगे हैं इस फिल्म को अश्लीलता से दूर, साफ सुथरी हम लोग बनाएं। इसके लिए आपको धन्यवाद। एक्टर और इनके बारे में क्योंकि जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। अमित शुक्ला जी, जिन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और भोजपुरी की तमाम फिल्में किए हुए हैं, वो हमें इस फिल्म में अपना आशीर्वाद देने के लिए हैं। और इस फिल्म में उनका अभिनय आपको देखने को मिलेगा। हमारे फिल्म में आनंद मोहन जी भी हैं, चंदन राणा इस फिल्म के हीरो हैं, अतुल श्रीवास्तव, त्रिशा खान, अंजलि पांडे, ये दो एक्ट्रेस जो कि काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और ये लोग भी काम कर रहे हैं। और तमाम लोग इस फिल्म में अच्छे अच्छे एक्टर जो काम कर रहे हैं, और आशा है कि ये फिल्म अच्छा कुछ करेगा
आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद। भैया के बारे में एक बार और बताइए। बोलिए। सब भोजपुरिया भाई लोग के नमस्कार बा। वो दिल में समा जाला, जैसे कहने के मतलब ये कि केहू दिल में समा जाला, जैसे कि प्यार करने वाले इंसान अपनी दहकती हुई आंख के आंसू के बूंद से बुझाते हैं जो उनके दिल में लिपट मारती है। ये एक ऐसा कहानी है जो हर आदमी के दिल में समा जाएगा। ये अश्लील में, इसमें थोड़ा भी अश्लील नहीं है, इसलिए कि हर आदमी अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकता है। बोलिए। मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया, सचिव बापू की कर्म भूमि भितिहरवा गांधी आश्रम, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार एवं सत्याग्रह उद्यमी संघ पश्चिम चंपारण बेतिया का संरक्षक हूँ। आज यह पवित्र स्थल बापू की कर्म भूमि रही है। अभी हम यहाँ एक पोखरा पर खड़े हैं और यहाँ से हम अपने देशवासियों को नमन करते हुए एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज बकरीद का दिन है। इस सुबेला में मैं सभी बकरीद धारियों को मैं नमन करता हूँ कि ईश्वर सबकी मतलब कि त्यौहार सुंदर ढंग से बिताएं। आज जो है पर्यावरण पर मैं कुछ बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। कहने का मतलब है कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना जरूरी है। यह तभी संभव है कि जब हम स्वच्छ हृदय से स्वच्छता की ओर हम ध्यान देंगे। अपने आसपास गांव, शहर सभी जगह वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन से लेकर हर प्राणी के लिए पेड़ पौधों का अहम भूमिका होता है, जो पर्यावरण शुद्ध करते हैं। जैसे इंसान अपने शरीर पर गमकाने के लिए तरह तरह का स्प्रे करता है, उसी तरह पेड़ पौधे मानव दीर्घायु के लिए पेड़ पौधे काम करते हैं और एक स्वच्छ वातावरण हमें देते हैं। इसलिए मैं पर्यावरण के लिए आप सबों से आग्रह करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और जो जहां हैं वहीं से इसके बारे में सोचें और अपने अपने दरवाजे पर पेड़ लगाएं। अभी हमारे सामने एक समाज भितिहरवा आश्रम से चंपा देवी। मुझे भी यही कहना है कि हमारे गांव में या हमारे आसपास में बहुत गंदगी फैला हुआ है और सफाई अभियान के देखते हुए कम से कम हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई रहे। लोगों के हम लोग कहते हैं कि हर आदमी से, हर व्यक्ति से कहते हैं कि अपना अपना घर के आसपास अपना अपना द्वार पे पेड़ पौधा लगाएं और सुरक्षा रखें और सफाई पे ध्यान दें, सफाई अभियान के बिल्कुल ध्यान दें। और यही हर आदमी से प्रार्थना है कि सफाई अभियान पे ध्यान दें और बढ़िया से पेड़ पौधा लगाएं। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बोले हैं कि मतलब अपने शरीर के खुशबू देने के लिए हर तरीके के चमकाया जाता है, कपड़े पहना जाता है, तरीके तरीके से सेंट मारा जाता है। ऐसे कम से कम अपने गांव नगर के सफाई रखना चाहिए, अपने आसपास के सफाई रखना चाहिए, ताकि कहीं से कोई आए तो कहे कि हाँ ये भितिहरवा आश्रम बापू के जन्म भूमि, जन्म मतलब जो वो है वो बढ़िया है, भितिहरवा आश्रम। जरूरत की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी गुनाह यह है कि जिन लोगों के साथ कोई भी नहीं है उनके साथ वो खड़े हैं। जिसको सिलेंडर की जरूरत है उनको सिलेंडर देने का काम किया है। उनकी गुनाह यह है कि सच के साथ खड़े हैं। मैं व्यक्तिगत भावनात्मक किसी विचारधारा के तहत मैं पप्पू यादव जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं उन तमाम बिहार वासियों के लिए कर रहा हूं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनेता पवन सिंह सुल्तान, आपका बेटा भाई। मैं आप सभी से और तमाम भारतवासियों से मैं ये अपील करता हूं
कि माननीय हमारे पप्पू यादव जी जो एक्स MP हैं, बिहार से सांसद रहे हैं, और कोविड के इस बढ़ते हुए विपदा की घड़ी में एक नायक के रूप में बिहार के तमाम सभी घर परिवार के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसको सिलेंडर की जरूरत है उनको सिलेंडर देने का काम किया, जिनको भोजन की जरूरत थी, कोविड वार्ड में टाइम से नहीं पहुंच पाता था, वहां भोजन पहुंचाने का काम किया। तो मैं बिहार सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं और मैं ये अपील भी कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी को इस कोविड की परिस्थिति में उनको जेल ना भेज के उनके लिए अरेस्ट ही करना है तो उनके घर के अंदर अरेस्ट करने का काम करें। उनको जो मेडिकल रेस्ट लिखा गया है या तो उनको हॉस्पिटल में अरेस्ट करने का काम किया जाए, बट इस कंडीशन में उनको रिहा करने की जरूरत है। और मैं ये गुहार मैं कोई पार्टी बेस पे नहीं लगा रहा हूं, मैं उन तमाम सभी बिहार के जिन लोगों को सपोर्ट करने का काम किए हैं पप्पू जी, उन लोगों को वो सपोर्ट करते रहें। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, माननीय अमित शाह जी से मैं आग्रह करूंगा, माननीय हमारे नरेंद्र दास मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा, सेंट्रल से भी मैं अपील कर रहा हूं, जो हमारी सेंट्रल में सरकार है, कि कोविड की कंडीशन में उनको जेल ना भेजा जाए। उनकी गुनाह यह है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी गुनाह यह है कि जरूरतमंदों को जरूरत की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी गुनाह यह है कि जिन लोगों के साथ कोई भी नहीं है उनके साथ वो खड़े हैं, उनकी गुनाह यह है कि सच के साथ खड़े हैं। मैं व्यक्तिगत भावनात्मक किसी विचारधारा के तहत मैं पप्पू यादव जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम बिहार वासियों के लिए कर रहा हूं जो इस परिस्थिति में, इस संकट के घड़ी में उनके मसीहा के रूप में पप्पू यादव जी जो काम करने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से अभी भी अपील कर रहा हूं कि प्लीज उनको इमीडिएट बेल देके उनको छोड़ने का काम किया जाए। और मैं बिहार के तमाम युवा और तमाम पार्टियों से भी मैं ये अपील कर रहा हूं कि पप्पू यादव जी को जेल ना भेजा जाए। इसके लिए सभी सरकार से आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें, विनती करें, और मैं उम्मीद करता हूं मौजूदा सरकार से कि इस विनती को बहुत जल्द सुनने का काम करें और हमारे माननीय पप्पू यादव जी को बेल देकर और उनको जनता की, समाज की, युवाओं की, कोविड में परेशान उन लोगों की, कोविड से मरे हुए उन सभी तमाम लोगों से, जिन लोगों का अंतिम संस्कार कराने का काम किया है, उन तमाम घरवासियों से भी मैं यह हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करूंगा कि पप्पू यादव के लिए दुआ करें कि वो इस कोविड की परिस्थिति में उनके साथ कुछ ना हो। और मैं तमाम दल से यह अपील करता हूं कि पप्पू यादव जी को बरी किया जाए और उनको छोड़ने का काम किया जाए। थैंक्स तेजस्वी जी, आपने ट्वीट किया, पप्पू जी का सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से हर कोई सरकार से बात करने का कोशिश करे और हर कोई अपना मैसेज देने का काम करे, चाहे वो युवा साथी हमारे हों, हमारे जितने भी ऑडियंस है, सभी से मेरा अपील है, चाहे वो भारत के जिस भी कोने में बैठे हुए हैं, हर कोई एक
नायक को बचाने की कोशिश करे। यदि इस परिस्थिति में यदि नायक को कुछ हो गया तो मानवता मर जाएगी। मेरा कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ना रहा है ना रहेगा, ये अभी भी मैं बोल रहा हूं। बट मानवता के लिए मैं विनती जरूर करूंगा बिहार सरकार से कि इस अपील को सुने और उस मसीहा को बाहर निकाले और उनके जेल जाने के बाद जो उनकी इच्छाएं हैं कि वार्ड तक लोगों के भोजन सामग्री, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, जो उनके कर्जकर्ता के रूप में या एक समाज सेवा के रूप में पहुंचाने का जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बिहार सरकार ना रोके। और सेंट्रल से अपील है कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले। आई रिक्वेस्ट यू, मैं अभिनेता पवन सिंह सुल्तान तमाम मैं अपने ऑडियंस से अपील करता हूं कि प्लीज आप सब हमारे साथ खड़े हों और तमाम भारतवासी से भी मैं अपील कर रहा हूं कि इस बिहार के मसीहा का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। नमस्कार, प्रणाम। हम ही देव सिंह। आज हमहू आप सबसे कुछ अपन मन के बात करल चाहतनी। जौना हिसाब से मजदूर के पलायन होता ही बहुत दुखद बा। ऐसा वीडियो देखे का मिला था कि मन विचलित हो जाता। मन करता कि यार हमनी के काहे दोसर शहर में आके कमाता नहीं जा, काहे के ऐसा तकलीफ झेले का पड़ता। अगर हमनी के राज्य में अगर ये सुविधा हुई तो या नौकरी की सुविधा हुई तो या काम की सुविधा हुई तो शायद हमनी के एक दूसरा शहर राज्य में ना जेती जा, अपना परिवार में रहती जा, अपना परिवार में कमाती जा। लेकिन अफसोस कि ये ऐसा नहीं है। आज हर कोई मजदूर से अपन नाता तोड़ ले बा। बस जैसे जाता सब यही चाहता कि केहू तरह घर पहुंच जाए, अपना परिवार में पहुंच जाए। लेकिन अब हम बात करब अपना इंडस्ट्री के बारे में। तो अपना इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी मजदूर ऐसे बाड़न जो टेक्नीशियन बाड़न, जो स्पॉट बॉय, लाइटमैन, पर्सनल बॉय, आर्ट डायरेक्टर, सेटिंग, मेकअप दादा, हेयर स्टाइलिस्ट और ऐसे तमाम लोग बा जो मजदूरी पर डेली वेजेस पर काम करता। चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जो उनकी पर डे पे काम करता। तो हम कहब कि जो 2 महीना से लॉकडाउन चलता, ये 2 महीना के भीतर बहुत लोग बा जो अपना तरफ से हर संभव कोशिश कैलस कि ये लोग के मदद करल जा और मदद कैलस। लोग बहुत लोग ऐसे बढ़ना, हम एक के नाम ना ले बहुत इंडस्ट्री के तमाम ऐसे स्टार बने, लोग बने, प्रोडक्शन हाउस बा जो सब मिल के एक दूसरा के मदद कैलस। अब मैं हमन के बहुत आर्टिस्ट भी बने जो अपना यथासंभव जो मदद हो सकल कैलस। लेकिन ये लॉकडाउन अभी बढ़े वाला बा और ये लॉकडाउन के अगर ये स्थिति और 2-3 महीना रही तो जो कैरेक्टर आर्टिस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री के बाणे वो लोग के पलायन करे करना पड़े। तो कहें कि रूम रेंट और लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल और गैस के बिल, रोज़मर्रा के जो सामान बा, तो आलू 40 रुपये किलो बिकता। खैर, तो ये सब एगो बात तो ये सब तो ज़रूरी बा। हर आदमी के जिए खातिर खाए के पड़ी और रहे खातिर घर का भाड़ा देवे के पड़ी। तो में हमन जो तमाम लोग बने जो ये स्थिति से गुजरा तारा बोल नहीं पावत, तो प्लीज़ हम चाहब कि जो ये शूटिंग बा जो ज़रूर जल्दी शुरू होके। कहें कि गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सब चीज़ के खोलता। तो हम ये कहब कि प्लीज़ जितना जल्दी होके ये फिल्म लाइन के भी काम शुरू होके। राज्य सरकार एकरा के राज्य सरकार जल्दी से एक गाइडलाइन बनावे जो सिनेमा के लेके टीम बा वो जल्दी से गाइडलाइन बनावे और शूटिंग ज़रूर जल्दी शुरू करे, ताकि जो ये लाइन के टेक्नीशियन बना वो कम से कम अपना घर मत जा।
जब एजे कमात नहीं जाता चाह कि एजे रही जा, एजे जी जा, एजे मरी जा। तो हम आप सब से प्रार्थना करब कि आप सब जो इंडस्ट्री के तमाम जो लोग बाणे ये बात पर अमल करी, और रवि जी, मनोज तिवारी जी और दिनेश जी से हम चाहब कि प्लीज़ मोदी जी से आग्रह करें कि कम से कम इंडस्ट्री के भी कुछ पैकेज दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स भोजपुरी इंडस्ट्री ना, पूरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। तो हम ये चाहब कि येहू के कुछ पैकेज मिले, लेकिन कभी भी फिल्म लाइन वाला के कोनो पैकेज ना मिलेला। तो हमने के आत्मनिर्भर तहिए बनी जा, जब बम्बई आनी जा तब से आत्मनिर्भर बनी जा, ढूंढ ढूंढ के काम बनी जा। और तो प्लीज़ ये सब पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके शूटिंग शुरू करवाएं ताकि लोग एजे रुकल रहे और अपने काम पे लग जाए और अपने परिवार के देखभाल कर सके। धन्यवाद। सिटी 24 न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और आप इस समय देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज, हर पल नई खबर। सिटी 24 न्यूज के माध्यम से मैं जयप्रकाश सागर आप सबों से निवेदन कर रहा हूं, एक बात सबों से कहना है, एक बात सबों से कहना है, घर ही में अभी रहना है, घर ही में अभी रहना है। चाइना की वुहान शहर से आई एक बीमारी, दुनिया में हाहाकार मचाई कोरोना महामारी। खाने पीने की दिक्कत हो तो सहना है, खाने पीने की दिक्कत सहना है, घर ही में अभी रहना है, घर ही में अभी रहना है। और घर में रहना है क्यों? क्योंकि ना जाने की कभी कोरोना आ जाए किस भेष में, इसीलिए मोदी जी ने लॉकडाउन लगाए देश में। ना जाने की कभी कोरोना आ जाए किस भेष में, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया इस देश में। जी आप यकीन मानिए, बाहर की हर एक वस्तु में कोरोना है, हर आदमी में कोरोना है, ये दिमाग में रखिए और हर वस्तु से दूरी बनाइए, हर आदमी से दूरी बना के रहिए, मन से नहीं लेकिन तन से दूरी बना के रहिए, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रहिए। ना जाने की कभी कोरोना आ जाए किस देश में, मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया इस देश में। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है, वही अब रहना है। और सिटी 24 न्यूज के माध्यम से आप नमस्कार, हम हैं अमजद हुसैन। रउआ लोगिन हमरा के फेसबुक पर भी देखले होखेम, यूट्यूब चैनल पर भी देखले होखेम, बहुत जगह रउआ देखले होखेम, सोशल साइट, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत कुछ। लेकिन आज हम रउआ लोगिन के कुछ बतावे आइल बानी, ध्यान से सुने, आखिरी ले सुने। ऐसे भोजपुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है कि भोजपुरी लैंग्वेज में जे भी हमार सुने वाला बा समझ जाओ। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस बा जौना से रउआ भाग के जान नहीं बचा सको। रउआ जान बचा सको तनी तो सिर्फ घर में रह के, लॉकडाउन के पालन करके
आदरणीय मोदी जी के जौन आदेश बा लॉकडाउन 14 ले ओके पालन करके रहुआ आप ई वायरस के कंट्रोल कर सकता नहीं। बहुत हम देखता नहीं विदेश से बाहर से लोग भाग भाग के बस में ठुसा ठुसा के आवता लोग, वो लोग के बस इतने समझ में आवता कि बस में ढुक जाए मैं केहू तरह चल जाए मैं अपना घर है तो हम वायरस से बच जाए। दिमाग में ई सेट बा कि जकवा वायरस बा भाग चलो तनी अपना घरे पहुंच जाए बस वायरस गइलन। ये एकदम गलत फहमी बा बोलन के। अरे जहाँ 1 मीटर के दूरी बनावे के बा, जहाँ इतना मास्क सैनिटाइजर हाथ के हमेशा साफ रखे के बा, वहाँ लोग भीड़ में भीड़ जाके घुस जाता 10,000 15,000 लोग आ एक गो बस में ठुसा रहल बा। अब बुझता लोग कि हम वायरस से बात जाए घरे भाग जाए बस वायरस खत्म। इन लोगों के बीच में सबसे पहले जागरूकता चाहिए ऐसा चाहिए कि लोग सब लेबर क्लास के आदमी बा लोग, पढ़ले लिखले नहीं खेलो, पढ़ले लिखले रहित लो तो आज कहिए ऐलान वही रहे 2200 से पहले लॉकडाउन के हैं कि सब कोई के घर में रहे के बा, गाड़ी उड़ी ना चली, रेलवे ना चली हैं। फिर भी ये लोग अगर पढ़ले लिखले रहित लो या फिर न्यूज व्यूज पर ध्यान देत लो, ऐसे न कहल जाला कि रउआ अनपढ़ जाहिल बानी तो कम से कम न्यूज व्यूज पर ध्यान दी, एकदम घर में रही। कोनो ऐसा एकदम आपातकालीन माने एकदम जरूरी कोनो काम बा तबे घर से निकली, उहो सावधानी से मास्क उस्क लगा के और हमेशा 1 मीटर के दूरी पर ही कोई से बात करें। जैसे कि वायरस जौन बा न खांसला छींकला से ही फैलता है और सबसे ज्यादा नाक और मुंह के द्वारा ही फेफड़ा में अंदर जाला है। सब देश तबाह बड़ा सन, अमेरिका ही सन सुपर पावर देश साफ खत्म हो रहा बा। हमनी के कौन खेत में मूली बानी चाची हैं, इंडिया का बा, लेकिन फिर भी कोशिश करे के चाहिए। जिस से स्थिति अमेरिका के देखत तनी सन, हमनी के इटली के देखत तनी सन, इंडिया में भी दिन पर दिन संख्या बढ़ल जाता। ऐसा बुझाता कि आवे वाला दिन में लाश बटोरे वाला आदमी ना मिली, लेकिन यहाँ के लोग कुछ बा सब हवे में उड़ा देता लोग। तो सब हवा में नहीं उड़ा सको जी हैं, बताइए कितना हवा में उड़ाए। केहू सही बात कहता हमरे लेखा कोई मतलब जर्नलिस्ट वालो पत्रकार वालो जेकरा वकील बा जे भविष्य सोचता कहता लागत लोग गाड़ी लिख लागत लोग गरिया रवीश कुमार लेके निकलो छोड़ो गरिया लागता लोग लोग के बहका रहल बा। अरे बहका कर रहल बा, रउआ लोग इनके आगाह कर रहल बा, होशियार कर रहल बा। होशियार हूँ कि कोरोना वायरस से लड़े के बा। अरे हमनी के उद्देश्य जौन भारत बनू ओकरा के भारत देश के नाम रोशन करे के। कोरोना से तो लड़े के पड़ी, का करें, परिस्थिति ऐसा बा, परिस्थिति के अनुसार हमनी के चले के पड़ी। और ये कोरोना वायरस से बच के रहे के पड़ी। कोनो पर्व त्योहार ना हो जी, महामारी हो गई, महामारी से तो बच के रहे के पड़ी। अब क्यों कितना लोग कहते कबले हमने घर में रह जाइए महाराज जियब तब न, तो यहाँ जिए जरूरी बा कि घर में से बाहर ही निकल जरूरी बा, पहले ही बताई ना हमरा। पहले जियो ओकरा बाद में तो बाहर ही निकल बा, आ दुनिया दीवाना जल बा। एबरा तो सारा हेकड़ी निकल गई बा, हम हियाँ कमानी, हम हुआ कमानी, हम हियाँ कमानी। हमार दिल्ली में हई फ्लैट बा, हमार हऊ बा, हई बा, खूब हेंकता लोग गाँव में, खूब हेंकला लोग। अब भाग भाग आ गई बड़ो 21 दिन के लॉकडाउन में खाए के रोटी नहीं के जरूरत, ढीलो तारो खूब। एबरा बुझाता कि हाँ घर के रोटी कामे आवता। का कहला मैं समझी, जागरूक हो कि मास्क के प्रयोग करी हमेशा, और जितना भी लॉकडाउन के नियम आ रहा बा उस सबके पालन करी।
ठीक बा। अगर हमार बात रहुआ लोगन के अगर गलत लागल होके तब हम माफ़ी मांगत नहीं, लेकिन बात के समझी, एकदम बात के समझी, लॉकडाउन के पालन करें। ई ना कि निकल जाई साझी के घूमे ए पार्टनर वाहिने आ होने आ ना, बिल्कुल ना। ठीक बा, धन्यवाद।